हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे गुप्ता एज। और गुप्ता एज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है और यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। और गुप्ता पीरियड को हम 2 लेक्चर में पूरा करेंगे। और गुप्ता एज से जो क्वेश्चन आने की जो संभावना रहती है, एक जो इसका प्रशासन, इसकी संस्कृति, स्थापत्य, मंदिर जो बनाए गए इस समय, और एक इन शासकों के अभिलेखों से और उपाधियों से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो जो गुप्ता एज है उसके बारे में मैं कुछ पॉइंट लिखूंगा, जिससे हो सकता है कि इन्हीं से क्वेश्चन कुछ मिल जाए। जो गुप्त काल है, इसकी स्टार्टिंग को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। स्टार्टिंग में इसमें नहीं जाते हैं। गुप्ता काल का स्टार्टिंग आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई, इसको स्वर्ण युग कहा गया है। क्योंकि ये कहा जाता है कि इसमें सांस्कृतिक रूप से, स्थापत्य की दृष्टि से, इसमें आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, हर दृष्टि से प्रोग्रेसिव एज थी एक। इसीलिए सर्वप्रथम किसने कहा इसको? सर्वप्रथम ये बात है इसमें, सर्वप्रथम के.एम. मुंशी ने इसको क्या कहा कि यह एक स्वर्ण युग था, स्वर्ण काल था। किसने सर्वप्रथम कहा? के.एम. मुंशी ने कहा। यह बात इसके बारे में पूछी जा सकती है। और गुप्त काल को भारत का पेरिक्लिन युग भी कहा जाता है। कौन सा? गुप्त काल को युग, कौन सा युग कहा है? पेरिक्लिन युग भी इसको कहा जाता है। ये पेरिक्लिन युग किसको कहा जाता है? गुप्त काल को। ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। किस युग को कहा जाता है? पेरिक्लिन युग है वो गुप्त काल को ही कहा जाता है। एक और इसके बारे में कहा जाता है, वो था जो गुप्त वाकाटक युग, 300 से लेकर 300 एडी से लेकर और 570 तक, 570 एडी, इसको गुप्त वाकाटक युग की संज्ञा दी जाती है। और यह संज्ञा किसी एक व्यक्ति ने दी है, संज्ञा दी जाती है गुप्त वाकाटक, क्योंकि इनके बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं, दोनों मिलकर हूणों को पराजित करते हैं। तो इसको गुप्त क्या कहा जाता है? गुप्त वाकाटक वंश इनको कहा जाता है। और ये दी थी सदाशिव अलेतकर। सदाशिव, ये बात किसने कही? सदाशिव तेकर ने ये संज्ञा दी थी कि ये युग गुप्त वाकाटक युग था। ये सदाशिव अलेतकर ने ये संज्ञा इसको दी है। ये एक इसके बारे में पूछा जा सकता है। और इसी में भारत ने सांस्कृतिक विकास और उपनिवेश स्थापना का कार्य किया। और जो बृहत इंडिया है, एक बृहत भारत की स्थापना, बृहत्तर भारत की अवधारणा कायम हुई, क्योंकि दक्षिण तक पहुंच गई है। तो इसको बृहत्तर भारत की जो अवधारणा है वो कब कायम हुई? गुप्त काल में हुई। इसको गुप्त वाकाटक युग कहा गया है। 300 एडी से लेकर 570 एडी। किसने कहा? सदाशिव अलेतकर ने कहा। पेरिक्लिन युग इसको कहा जाता है गुप्त काल को, और स्वर्ण युग भी के.एम. मुंशी ने इसको सर्वप्रथम कहा। एक तो पॉइंट यहां से वो पूछ सकता है, क्योंकि ये पॉइंट हमारे दिमाग में नहीं रहते, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट कर लीजिए। दूसरा और कुछ हम देखते हैं कि जो गुप्त हैं, इनके बारे में, इनका जो ओरिजिन है उसको लेकर कंफ्यूजन है कि गुप्त कौन थे, गुप्त किस अक्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, बनिया वैश्य थे, क्या थे? इसके बारे में जो ओझा हैं और आर.सी. मजूमदार और एक हमारे क्या है इनका नाम, गौरीशंकर ओझा,
ये दो लोग हैं जो क्या कहते हैं इसको, गौरीशंकर ओझा, ये इनको अक्षेत्रीय कहते हैं, गुप्तों को अक्षेत्रीय, ये ध्यान में रखना है। आरसी मजूमदार और गौरीशंकर ओझा ने गुप्तों को क्या माना है, अक्षेत्रीय माना है। वो साइड में दे देगा इनके नाम और एक तरफ दे देगा इनको वैश्य किसने माना, अक्षेत्रीय किसने माना है, ब्राह्मण किसने माना है। तो इनको अक्षेत्रीय सबसे पहले कौन मानते हैं, वो मानते हैं आरसी मजूमदार और गौरीशंकर ओझा। उसके बाद जो केपी जायसवाल है, देखो ये केपी जायसवाल है, केपी जायसवाल क्या करते हैं, ये इनको शूद्र मानते हैं। केपी जायसवाल इनको क्या मानते हैं, शूद्र मानते हैं। ये चीज आप इसको देख लेना। जो जिसके किसके बेस पर माना है इसने शूद्र, वजीका के संस्कृत नाटक, वजीका है ये के संस्कृत नाटक वजीका का एक संस्कृत नाटक है जिसके आधार पर इसने इनको शूद्र कहा है। उसका नाम है कौमुदी महोत्सव। इसके बेस पर इसने केपी जायसवाल इनको गुप्तों को शूद्र कहा है, गुप्तों को शूद्र कहा, को क्या कहा, शूद्र कहा है। ये इसके बारे में एक। अगला जो ये देखो, केपी जायसवाल ने इनको शूद्र माना है, आरसी मजूमदार और गौरीशंकर ओझा ने इनको अक्षेत्रीय माना है। अब अगले देखते हैं, अगले कौन क्या मानता है, ये पूछ लिया जाता है, बेस है ये। इसमें अगला नाम जो आता है हेमचंद्र राय चौधरी, इनको ब्राह्मण मानते हैं। आरसी एच.सी. चौधरी इनको ब्राह्मण मानते हैं। और जिसका कारण क्या देते हैं कि इनकी जो इन्होंने अपनी जो मैरिज जो संबंध बनाए वो किसके साथ, इनके मैरिज रिलेशन वो ब्राह्मण वाकाटक वंश के साथ, और मतलब ब्राह्मण जो लिच्छवियों के साथ, ही जो ब्राह्मण जो वंश रहे हैं ब्राह्मणों के साथ, ब्राह्मण वंशों के साथ वैवाहिक संबंध के कारण इसने ऐसा क्यों कहा है कि इसने कहा कि इनके जो वैवाहिक संबंध थे वो ब्राह्मण वंशों के साथ थे, इसलिए ब्राह्मण थे। गुप्त ब्राह्मण मानना है, गुप्तों को ब्राह्मण मानते हैं, गुप्तों को। ये चीज इसमें ध्यान में रखना है। गुप्तों को ब्राह्मण कौन मानता है, एच.सी. चौधरी हैं, जो वो गुप्तों को ब्राह्मण कहते हैं। और कहते हैं कि इनके जो संबंध है वो किसके साथ हैं, वो संबंध है वैवाहिक संबंध इन्होंने स्थापित किए हैं, वो ब्राह्मण जो ब्राह्मण वंश के शासक उनके साथ इनके वैवाहिक संबंध है। अगली जो है वो अगले इनको वैश्य मानते हैं। उनमें कौन कौन है, रोमिला थापर, आर.एस. शर्मा, रोमिला थापर, नीला थापर और आर.एस. शर्मा मतलब रामचंद्र शर्मा, इनको वैश्य कहते हैं। उसका कारण क्या है, इनके गोत्र हैं जो वो किसके हैं, गुप्ता। गुप्ता आज भी आप पढ़ेंगे, कितने कौन गुप्ता हैं। अभी अरविंद केजरीवाल ने एक गुप्ता जी को राज्यसभा भेज दिया था, तो बड़ा बवाल हुआ, कुमार विश्वास ने उठाया। वो गुप्ता थे, मतलब पैसे और बनिया का जो आज भी ज्यादातर हम देखते हैं कि गोत्र वो क्या है, गुप्ता है। तो ये इनके गोत्र के कारण इन्होंने इनको क्या माना है, ये वैश्य थे। क्या वैश्य, गुप्तों को वैश्य माना है। तो ये चीज ये इन लोगों के को ध्यान रखने हैं कि रोमिला थापर और आर.एस. शर्मा ने किस बेस पर इनको वैश्य कहा है, गोत्र के बेस पर। इसने वैवाहिक संबंधों के बेस पर उन्होंने अलग अलग बेस इन्होंने दिए हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये इसके बारे में वो था। उसके बाद हम आते हैं इनके और कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं। इनकी जो दो राजधानियां रही, एक राजधानी कौन कौन सी रही, पाटलिपुत्र
और एक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो दूसरी कैपिटल बनाई गई वो उज्जैनी। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त, सॉरी निकल गया वो, उज्जैनी। ये दो इनकी मुख्य रूप से कैपिटल थी। ये चंद्रगुप्त प्रथम के समय इन्होंने दो कैपिटल बनाई, पाटलिपुत्र और उज्जैनी। पहले इनकी पाटलिपुत्र रहती है। इनका जो आरंभिक क्षेत्र है, क्षेत्र वो कौन सा है? इनका जो आरंभिक क्षेत्र माना जाता है यूपी का और पंजाब का है। पंजाब इनका जो आरंभिक क्षेत्र जिसपे इनका शासन था वो पंजाब ने बिहार। आरंभिक क्षेत्र कौन सा माना जाता है? बिहार और यूपी को इनका आरंभिक क्षेत्र माना जाता है। दूसरा, ये कुषाणों के सामंत थे। ये क्वेश्चन भी आया है एक बार, कुषाणों के सामंत। ऐसा माना जाता है कि ये जो थे ना, ये गुप्त हैं जो कुषाणों के सामंत थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आया है, एक बार इसको ध्यान में रखना, लिख लेना। जो गुप्त है वो किसके सामंत थे? वो कुषाणों के सामंत माने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब इसका माना जाता है कि इसकी जो स्थापना है, इस वंश की जो इसके संस्थापक हैं वो कौन है? इनका जो राज चिन्ह है, राज चिन्ह भी लिख लो अभी। ये स्टार्टिंग के कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। वो गरुड़ है, और इनका जो धर्म रहा है, धर्म जिसको ये ज्यादा मानते थे वो वैष्णव को मानते थे, वैष्णव को मानते थे। बौद्ध धर्म को भी इनको कुछ, ये सभी धर्मों को मानते हैं, लेकिन बौद्ध पहले नंबर पे वैष्णव था, फिर बौद्ध और फिर शैव और जैन। ये इसमें क्या कि गुप्त वंश में लगभग सभी धर्मों को परिचय दिया गया, लेकिन सबसे जो मानते ज्यादा वो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। इनके जो सिक्के हैं, सिक्कों पर मुख्य रूप से गरुड़ का चित्र मिलता है, गरुड़ की आकृति मिलती है। किसकी आकृति मिलती है? गरुड़ की आकृति मिलती है। कुमारगुप्त प्रथम मयूर की आकृति बनवाते हैं, मयूर की आकृति अंकित करवाते हैं, ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है कि कुमारगुप्त प्रथम क्या करवाते हैं? वो मयूर की आकृति बनवाते हैं। पहले ज्यादातर गरुड़ की आकृति है। इनकी जो भाषा है संस्कृत है, संस्कृत है इनकी राजभाषा, संस्कृत को वो करते हैं। तो ये इनका मोटा आपके लिए जो सबसे पहले मोटे पॉइंट आ सकते हैं यहीं से। अब हम इसकी जो स्थापना पे जाते हैं, यहां से शुरू करते हैं इनके राजाओं के बारे में। पहले वीडियो में हम देखेंगे इनके जो शासक हैं, उनके जो कार्य हैं उनके बारे में, और फिर दूसरे में प्रशासन और इनकी जो अन्य एस्पेक्ट हैं उनको हम देखेंगे। तो इनकी ऐसा माना जो संस्थापक हैं वो श्री गुप्त थे। कौन थे? संस्थापक हैं जो थे वो श्री गुप्त थे, और उनकी जो स्थापना है वो कहा जाता है कि 240 एडी में हुई और 280 एडी तक इन्होंने शासन किया। इनकी जो उपाधि थी वो महाराजा की थी, जो उस समय सामंतों की उपाधि होती थी, जो उस समय सामंतों की उपाधि होती थी, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। जो उस समय इनकी महाराजा की उपाधि थी, इसकी श्री गुप्त की किसकी उपाधि थी? महाराजा की उपाधि थी, और जो उसमें वो सामंतों की उपाधि मानी जाती है। और जो इसके बाद जो पुन्ना स्थित ताम्र अभिलेख है प्रभावती गुप्त, वह स्कंद गुप्त की एक पुन्ना में अभिलेख मिला है। पुन्ना में कौन सा अभिलेख है?
पुन्ना ताम्र अभिलेख, पुन्ना अभिलेख से ताम्रलेख है वह एक अभिलेख और है, उसका नाम है ये तो प्रभावती गुप्त का है। ये प्रभावती चंद्रगुप्त द्वितीय की लड़की थी ये प्रभावती गुप्त, और इसकी शादी रुद्रसेन द्वितीय वाकाटक वंश से हुई थी। और एक और स्कंदगुप्त, एक है स्कंदगुप्त का एक अभिलेख है का जो कि सुपिया लेख से पता चलता है कि इस वंश का जो संस्थापक था वो, इस वंश का जो घटोत्कच है, वो प्रथम शासक था। घटोत्कच को प्रथम शासक माना गया है। पुन्ना अभिलेख जो ताम्र अभिलेख है प्रभावती गुप्त का, और सुपिया जो स्कंदगुप्त का अभिलेख है, उनमें घटोत्कच को प्रथम शासक माना जाता है। और ये माना जाता है कि इसने 280 से 319 तक शासन किया। इसकी भी जो उपाधि थी वो महाराजा की थी। महाराजा उपाधि कौन सी इसकी? महाराजा की उपाधि है। ये चीज आपने ध्यान में रख लेना है। तो ये ऐसा भी, इसकी भी उपाधि महाराजा की, इसकी भी, मतलब ये जो स्वतंत्र शासक नहीं थे, ठीक है। ये दोनों स्वतंत्र शासक नहीं थे। दूसरा शासक घटोत्कच था जिसका समय 280 से 319 रहा, और जो पहला शासक था वो श्रीगुप्त था 240 से 280। दोनों की उपाधि किसकी है? वो दोनों की उपाधि महाराज के। पहले दो गुप्त वंश के दो पहले शासकों की उपाधि किसकी मानी जाती है? वो महाराज की मानी जाती है। तो महाराजा जो उपाधि होती थी वो सामंत की होती थी। अब आते हैं तीसरा शासक आता है, वहां से इंपॉर्टेंट चीज हमारी शुरू होती है। तीसरा जो शासक था उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, ठीक है। इसको हमें डिटेल में करना पड़ेगा। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त संवत शुरू किया 319 में एडी में गुप्त संवत शुरू किया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। और इसकी जो उपाधि थी वो महाराजा धीराज। ये पहला शासक था जिसने ये उपाधि धारण की, ठीक है ना। प्रथम शासक है ये ऐसा करने वाला, प्रथम शासक, गुप्त वंश का प्रथम शासक है जिसने ये उपाधि धारण की। मतलब ये पहला स्वतंत्र शासक इसको माना जाता है। उसके बाद जो ये गुप्त संवत था, इसका जो पहला प्रयोग कहाँ हुआ? गुप्त संवत का पहला प्रयोग कहाँ हमें मिलता है? वो चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में हुआ है। पहला प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग, ये क्वेश्चन आ सकता है, नोट कर लेना इसको। सर्वप्रथम प्रयोग गुप्त संवत का जो सर्वप्रथम प्रयोग है कहाँ किया गया? चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में। मथुरा अभिलेख में पहली बार जो गुप्त संवत का प्रयोग नजर आता है। मथुरा अभिलेख किसका है? वो चंद्रगुप्त द्वितीय का है। गुप्त संवत किसने शुरू किया था? वो शुरू किया था उसके दादा ने, ठीक है। और उसका पोता उसका प्रयोग करता है मथुरा अभिलेख में। ये गुप्त संवत का पहला प्रयोग हमें कहाँ मिलता है? वो हमें मिलता है ये मथुरा अभिलेख में, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का है, ठीक है। इसके बाद इसने जो इसकी जो शादी हुई
वो भी इम्पोर्टेंट है। वो इनकी जो शादी हुई है वो कहाँ हुई है, वो लिच्छवी जो कन्या है कुमार देवी से हुआ, लिच्छवी कन्या। कुमार देवी से विवाह। अब लिच्छवियों के साथ इन्होंने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। लिच्छवी दोहित्री किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, कि लिच्छवियों का देवता, मतलब आज देवता नाम मतलब उसके माँ में लिच्छवी थे। उसके बारे में आता है कि इसकी कौन कौन सी उपाधि, लिच्छवी दोहित्री उसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को यहीं से हुआ। और इस जो विवाह हुआ इस अवसर पर उसने स्वर्ण सिक्के जारी किए। इसने विवाह के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है, स्वर्ण सिक्के जारी कब किए, कुमार देवी के साथ जब उसका विवाह हुआ तब उसने स्वर्ण सिक्के जारी किए। अब नेक्स्ट इनका जो समय रहा वो रहा 319 से लेकर और 335 तक, 319 से लेकर 335 तक रहा। कुछ बुक्स में इसको 350 तक लेकर जाया गया है, लेकिन दैट्स आई थिंक ये अभी सत्यता नहीं है, अभी उसको ढूंढना बाकी है, अब उसको ढूंढेंगे जब। लेकिन अभी तक का जो समय है 319 से 335 माना जाता है। और अब अगले शासक हमारे आते हैं, गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक उनको माना जाता है समुद्रगुप्त। गुप्त 35 से 375 एडी। अब समुद्रगुप्त के बारे में वी.ए. स्मिथ ने सबसे पहले, वी.ए. स्मिथ, ये किताब ये पूछा जाता है, इसको भारत का नेपोलियन कहा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, भारत का नेपोलियन कहा। वी.ए. स्मिथ ने, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, वो वी.ए. स्मिथ ने इसको कहा। अब इसकी उपाधियां बड़ी थी, इसकी उपाधियां लिखनी पड़ेंगी, उपाधियां क्वेश्चन आ जाता है। इसकी उपाधियों में उपाधि लिख लेना है सारी उपाधि इसके बारे में। इतनी खतरनाक उपाधि थी इसकी, पराक्रमाक, इसके बाद अप्रतिरत, और इसके बाद थी इसके बाद व्याघ्र पराक्रम, और उसकी उपाधि है कविराज, क्योंकि जो इसके सिक्के हैं उसके ये कविराज इसकी उपाधि थी। उसके बाद लिच्छवी दोहित्री, अभी मैंने बताया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक कौन सा एग्जाम था, हरियाणा का एग्जाम था, उसमें ये पूछा गया है ये क्वेश्चन, किसको लिच्छवी दोहित्री कहा जाता है, वो समुद्रगुप्त की उपाधि थी। उसके बाद परम भट्टारक, और इसके बाद ये इनकी उपाधियां थी। और ये कहा जाता है कि इसने 100 विजय प्राप्त की। इसलिए कई बार ये सवाल उठता है, इसने 100 विजय प्राप्त की और नेपोलियन ने इतनी विजय प्राप्त भी नहीं की, उसके तो 2 युद्ध उसने हार गए थे, वो आखिरी जो 2 युद्ध थे वो हार भी गया था। और नेपोलियन ये समुद्रगुप्त का भी युद्ध नहीं आ रहा। लेकिन ये कहना चाहिए ना, मतलब उसकी तुलना यहाँ पर इसलिए थोड़ा ठीक नहीं लगती, क्योंकि ये उससे महान व्यक्ति था। और उसका जो विजय है, उसकी जो 100 विजय है, उनका वर्णन हमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जो हरिसेन ने, उसके दरबार में रहता था हरिसेन, उसने लिखी थी। जो विजयों का वर्णन कहाँ मिलता है, का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है।
आजकल प्रयाग का बड़ा नाम फेमस है, क्योंकि इलाहाबाद का नाम अब बदल के प्रयाग कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है। प्रयाग प्रशस्ति में बीजों का वर्णन मिलता है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना है। जो किसकी, हरिसेन की है ये हरिसेन ने इसको, इसके दरबार में रहता था, उसने ही ये प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। इसमें इसकी बीजों का वर्णन है, और कौन से श्लोक में है, 7वें श्लोक में है। बीजों का वर्णन कहाँ मिलता है, 7वें श्लोक में। ये भी पूछ लेगा वो, लिख लेना इसको। इसकी बीजों का वर्णन कहाँ पर है, 7वें श्लोक में है। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको नोट किया जाए। ये 7वें श्लोक में हरिसेन ने इसकी बीजों का वर्णन किया है। और इसने सबसे पहले क्या किया, जब इसने अपनी विजय शुरू की, इसने नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ इंडिया थी जो, वो वहां शुरू की। और नॉर्थ इंडिया के जो 9 राज्य थे, 9 राज्य थे जिनको आर्यवर्त कहा जाता था, क्योंकि नॉर्थ इंडिया जो आर्यों का आर्यवर्त कहा जाता था, उसके 9 राज्यों को इसने जीता। और एक बार तो इसने पहला आक्रमण किया तो उनको थोड़ा छोड़ दिया, उनको थोड़ा रिलैक्स दे दिया, लेकिन दूसरी बार अटैक करके उसने पूर्ण रूप से अपने राज्य में मिला लिया, पूर्ण रूप से अपने राज्य में मिला लिया, अब उसकी नीति क्या हुई आर्यवर्त के प्रति, उसने अपने जो सारे राज्य थे इसको क्या किया, अपने राज्य में इसने मिला लिया। इस नीति को क्या कहते थे, इस नीति को कहते हैं पर संबोधन। इस नीति को कहते थे बोधरण। ये नीति थी जिसमें पूर्ण रूप से राज्य को अपने राज्य में मिला लिया जाता है। आर्यवर्त के खिलाफ, आर्यवर्त के प्रति उसकी जो नीति थी वो ये थी परसोबोधरण, जिसमें उनको अपने राज्य में ये मिला लेता है। ये नीति को आर्यवर्त के प्रति उसने कौन सी नीति अपनाई कि आर्यवर्त के 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, उसको परसोबोधरण नीति कहते हैं। इनमें जो प्रमुख जो राज्य थे उसमें कौन से राज्य थे, अच्युत, नागसेन, कौन से, अच्युत, नागसेन, और एक और सम्राट था, कौन सा था, गणपति नाग। ये प्रमुख शासक उन आर्यवर्त के थे, अच्युत, नागसेन और गणपति नाग। इनको क्या किया इसने, आर्यवर्त के जो नॉर्थ इंडिया के 9 स्टेट थे उनको एक बार थोड़ा रिलैक्स दिया, लेकिन दूसरी बार उसने परसोबोधरण नीति अपनाई और उसको अपने राज्य में पूर्ण रूप से उनको नष्ट कर दिया और अपने राज्य में मिला लिया डायरेक्ट रूप से। अब उसके बाद उसने क्या किया, अगली जो नीति थी उसकी दक्षिण के खिलाफ, वो क्या थी, अब दक्षिण जो विजय है साउथ इंडिया, अब वो साउथ इंडिया में क्या करता है, उसमें 12 राज्यों के साथ उसका संपर्क होता है। 12 राज्य हैं उसमें यहाँ पर, तो 12 राज्यों के साथ उसकी जो नीति है वो क्या रहती है। आर्यवर्त के 9 राज्य, आर्यवर्त के कितने राज्य थे उस समय, 9, और इस समय वहां के दक्षिण के जो राज्य हैं वो 12 राज्य हैं। और 3 तरह की नीति अपनाता है। एक है नीति, पहला नंबर है ग्रैंड, और ग्रैंड में वो क्या करता है, शत्रु पर डायरेक्ट अधिकार कर लेता है, शत्रु पर अधिकार। ग्रैंड की नीति थी शत्रु पर अधिकार। दूसरी जो उसकी नीति थी मोक्ष, शत्रु को मुक्त कर देना, मोक्ष मुक्त कर देना। और तीसरी जो नीति थी उसकी वो थी अनुग्रह, और इसमें वो क्या करता था, इसमें राज्य लौटाकर शत्रु पर दया कर देता था। अनुग्रह मतलब राज्य लौटाकर शत्रु पर दया। ये 3 नीति उसने वहां पर अपनाई, ग्रैंड,
ग्रैंड क्या थी, उसमें शत्रु पर अधिकार कर लेता था। मोक्ष क्या थी, मुक्त कर देता। राज्य अनुग्रह, राज्य अगर वो विनती करता था तो उसको राज्य लौटा दिया जाता था। और जो शंख है, कुषाण है और जो मृदंड है, शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की। और इनके प्रति इसने कौन सी नीति अपनाई, दक्षिण के राज्यों के प्रति इसने ये नीति अपनाई, ग्रहण भी कर लिया कुछ राज्यों को, कुछ को मोक्ष दे दिया और कुछ को उनकी प्रार्थना पर उसने वापिस भी उसने लौटा दिया। अब जो 3 तरह के राज्य और थे उनके प्रति जो उसकी नीति रही, कौन से थे ये, शंख मृदंड, शंख कुषाण और मृदंड। इन 3 राज्यों के जो प्रति जो उसकी नीति रही वो भी 3 तरह की नीति इनके प्रति अपनाई, जिसमें वो क्या करता है, वो करता है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन पहली जो नीति थी आत्मनिवेदन की नीति थी। आत्मनिवेदन मतलब खुद ही समुद्रगुप्त की सत्ता स्वीकार कर लेना, मतलब सम्राट के सामने हाजिर होना, सम्राट के सामने हाजिर होना। अब जैसे हम ये घटना याद आती है जब अकबर है वो अजमेर दरगाह पे जाते हैं 1561 में, और आमेर के जो राजा हैं भारमल, वो स्वयं वहां पर क्या करते हैं, उसके सामने प्रकट होते हैं और प्रकट मतलब आते हैं और निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ वैवाहिक संबंध बना लीजिए और हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। पहला राजपूत घराना है जो मुगल्स की अधीनता स्वीकार करता है और उनके साथ वैवाहिक संबंध, मतलब आत्मनिवेदन करता है, खुद से निवेदन। अकबर ने नहीं कहा था उसको कि आप निवेदन करो, आत्मनिवेदन था। तो कुशकों के खिलाफ जो समुद्रगुप्त की जो पहली नीति थी, समुद्रगुप्त, वो कौन सी थी, वो थी आत्मनिवेदन की नीति इन्होंने अपनाई। अब उसके बाद दूसरी जो नीति है वो कौन सी है, वो दूसरी जो नीति है वो है कन्या उपनयन। मतलब गुप्तों के साथ अपनी कन्याओं की शादी, अपनी कन्याओं की शादी, गुप्तों के साथ अपनी कन्याओं की शादी ये कर देते थे, चाहे वो गुप्त सम्राट हो या उसका बेटा हो, मतलब उसके मतलब गुप्तों के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित करना। ये नहीं है कि गुप्त इनके साथ करते थे, गुप्तों के साथ ये करते थे। मुगल्स ने किसी ने राजपूत के यहां पर शादी की, ये शायद अकबर ने इन्हीं के इतिहास से लेकर ये बात समझी हो। मुगल्स ने शादी नहीं की इनके यहाँ, राजपूतों के यहाँ, राजपूतों ने इनके यहाँ की है। तो ये राजा भी गुप्तों के यहाँ अपनी कन्याओं की शादी करते थे, कन्या उपनयन इसको बोलते हैं। तीसरी जो नीति है वो है गुरुत्मदक। इसके जो नीति थी इसमें क्या करना था कि इसमें वो क्या करता था, सब विषय शासन मुक्ति याचना, सब विषय शासन मुक्ति की याचना करना। भाई माफ कर दो, आप तो सरकार हैं, याचना करना है कि हाँ भाई माफ कर दो समुद्रगुप्त जी, आप तो सरकार हैं, हम आपको कुछ नहीं कहते, हम एक तरफ हैं, अपने आप को बचा लेते हैं, अपनी मुक्ति की याचना करना। एक ये नीति। 3 नीति समुद्रगुप्त ने किसके प्रति अपनाई, वो शंख कुषाण जो समुद्रगुप्त था यहां पर। अब इसने ये इसका जो शासन रहा है 335 से लेकर 375 तक, ठीक है, ये वो करते हैं। अब इसके पश्चात जो आता है कि समुद्रगुप्त ने जो अपनी विजयों के पश्चात क्या किया, वो किया इसने अश्वमेध यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों के पश्चात। ये कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने 100 विजय प्राप्त की थी और अपनी विजयों के पश्चात इसने क्या किया, विजयों के पश्चात कौन सा यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया। ये
और इस समय जो स्वर्ण सिक्के जारी किए गए जिनके ऊपर घोड़ी की बलि देते हुए सम्राट के चित्र हैं, स्वर्ण सिक्के जारी किए गए, सिक्के किए गए जिसके ऊपर क्या है, घोड़े की बलि देते हुए सम्राट का चित्र है, ठीक है। ये चीज आपने देख लेनी है। इन किसके ऊपर, जो अश्वमेध यज्ञ हुआ उसके पश्चात जो विजयों को, अपनी विजय प्राप्त करने के बाद उसने अश्वमेध यज्ञ किया। हाँ, अब हो गई है, कहा जाता है कि उसने 100 विजय प्राप्त की थी। अब उसने कहा कि अब हो गया कंप्लीट, दक्षिण भारत जीत लिया, आर्यवर्त जीत लिया, अब ये जो कुषाण और ये थे, शंख थे, मरुदंड थे, इनको भी पराजित कर दिया, अब कंप्लीट हो गया। अश्वमेध यज्ञ करवाया। और ये कहा जाता है कि उसके पश्चात एक और जो बचता था बीच में हमारा जो रह गया, कि जो वो था सहीली द्वीप, जो सहील द्वीप है, सहील नरेश, मेघवर्मन का दूत मंडल इसके पास आया। ये क्वेश्चन आया है नेट में, देख लेना इसको, इंपॉर्टेंट है। दूत मंडल जो ने, ये सहीली द्वीप कौन सा है, श्रीलंका है, जो आज की श्रीलंका है वो सहील। अब इनके पास आया और गया में एक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति प्राप्त की और वो बौद्ध विहार बनाया गया मेघवर्मन के द्वारा, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है महाबोधि संगारम। महाबोधि ये कहा जाता है, किसने कहा है ये, ह्वेन सांग ने इसको, और एक ह्वेन सांग आया था, और जिसको ये ह्वेन सांग ने इसको महाबोधि संगाराम कहा है। ये कहाँ बनाया गया था, ये गया में बनाया गया था मेघवर्मन के द्वारा। और किसकी परमिशन से बनवाया गया, ये बनवाया गया हमारे समुद्रगुप्त की परमिशन से। अब इसके पश्चात जो समुद्रगुप्त है उसके सिक्कों से भी क्वेश्चन आ जाता है, कई बार। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के जारी किए। क्या किया, समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के जारी किए। कितने प्रकार के सिक्के जारी किए, 6 प्रकार के सिक्के। यही कितने प्रकार के किए, यही क्वेश्चन वो पूछ भी सकता है, ठीक है। पहले जो सिक्के थे वो गरुड़ प्रकार के थे, ठीक है। पहले जो सिक्के हैं वो गरुड़ प्रकार के हैं। इसमें क्या है कि जो सम्राट है उसको दिखाया गया है मुख पृष्ठ पर राजा की आकृति व गरुड़ ध्वज दिखाया गया है। मुख जो पृष्ठ है पर राजा की आकृति किसके साथ है, गरुड़ ध्वज के साथ, ध्वज, ठीक है। और दूसरा, इसकी जो इस हर सिक्के की अलग उपाधि है, जितने भी प्रकार के सिक्के हैं, जितने प्रकार की इनकी उपाधि है। और इस गरुड़ प्रकार के जो सिक्के थे उसकी उपाधि क्या थी, वो थी पराक्रम। उपाधि क्या थी, पराक्रम। उपाधि क्या है, पराक्रम, ये इनकी उपाधि थी। इसके बाद है अगला जो सिक्का है वो है धनुर्धारी। जो अगला सिक्का था वो क्या था, धनुर्धारी। धनुर्धारी इनका अगला सिक्का था, धनुर्धारी। और इसमें जो धनुर्धारी जो सिक्का है इसके ऊपर क्या दिखाया गया है, इसमें जो समुद्रगुप्त हैं वो क्या है, धनुष लिए हुए हैं। सम्राट को धनुष लिए दिखाया गया है, ठीक है। समुद्रगुप्त को धनुष लिए दिखाया गया है, अंकित किया गया है। और जो इसकी जो उपाधि थी वो थी अप्रतिरथ। इसकी उपाधि कौन सी थी, इसमें उपाधि, इसकी जो उपाधि है वो है
अप्रतिरथ। वो पूछ लेगा कि जो धनुर्धारी सिक्के हैं उनकी उपाधि कौन सी है, अप्रतिरथ इनकी उपाधि थी। अगला जो सिक्का है वो है परशुधारी। अगला सिक्का है जो परशुधारी प्रकार का सिक्का है, दो हो गए, अगला है परशुधारी। इस जो परशुधारी सिक्का है इसमें सम्राट परशु धारण किए हुए है। इसमें क्या है, जिसमें सम्राट है जो वो क्या किए हुए है, वो परशुधारी चित्र दिखाया गया है, परशु धारण किए हुए है, परशु धारण किए हुए है। ठीक है, और इसकी जो उपाधि है वो कौन सी है, ये चीजें हम ध्यान ही नहीं रखते थे कि ये इस हर सिक्के के साथ इनकी अलग उपाधि भी है। अब नेट में जब क्वेश्चन आता है तो हमें लगता है यार ये कहाँ से आ गया, हमें पता ही नहीं, कभी देखा ही नहीं ध्यान से इतना। तो इनकी जो परशुधारी में जो उपाधि है कृतान पुरुष, कृतांता परशु की उपाधि है। अब ये देखो, ये ध्यान में नहीं आएगा तब लगेगा ये तो ना केसी श्रीवास्तव में ना सौरभ चौबे में है, ये तो किसी किताब में है ही नहीं, ऐसा लगता जब तो इनकी ये परशुधारी सिक्का था उसमें उसकी उपाधि चारों सिक्कों के प्रकार दे देगा, इस तरफ उनकी उपाधि दे देगा कि कौन सा किससे है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब तीसरा जो प्रकार का सिक्का था अश्वमेध प्रकार का, सिक्का है। अब ये चौथा नंबर का सिक्का है, ये तीसरा नंबर का सिक्का था, ये चौथा नंबर लिख सकते हैं इसको। जो अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था उसके बाद इसमें अश्वमेध यज्ञ कब करवाया जाता है, जब वो घोड़ा घूमकर वापस आ जाता है, जिस क्षेत्र से वो घोड़ा गया और वो क्षेत्र किसका हो जाता है, वो उस शासक का वो क्षेत्र हो जाता है। इसमें घोड़े की बलि देते हुए सम्राट की तस्वीर, एक तो का चित्र और यूप है, यूप दिखाया गया है। ठीक है, जो अश्वमेध प्रकार के सिक्के हैं उनमें क्या है, घोड़े की बलि देते हुए सम्राट का चित्र और एक यूप का अंकन किया गया है। और इसके पृष्ठभाग पर दत्त देवी, पृष्ठभाग सिक्के पर पृष्ठभाग पर क्या है, पृष्ठभाग पर कौन सा चित्र है, दत्त देवी, ये ध्यान में रखना है, दत्त देवी, ये आ जाएगी देवी जी, दत्त देवी। और जो इसकी जो उपाधि है वो है अश्वमेध पराक्रम, उपाधि कौन सी होगी, वो है अश्वमेध पराक्रम। अश्वमेध पराक्रम इसकी उपाधि। ठीक है, ये अश्वमेध पराक्रम इसकी उपाधि हो गई, ध्यान में रखना है, क्योंकि इन उपाधियों में कहीं ना कहीं देखिए परशु वाले सिक्के में परशु है, ये वहां पर मिल जाते हैं, इनके पीछे इसका अटैच मिल जाती है, उन्होंने अंदाजा में पकड़ लेना कि यहाँ परशु के साथ ही परशु वाला आएगा, अश्वमेध आगे ही मिल गया। अब ये पराक्रम किसकी उपाधि है। पांचवा जो सिक्का था वो था, इसके ऊपर जो सिक्का था अश्वमेध प्रकार का, इसके ऊपर समुद्रगुप्त, सिक्के पर समुद्रगुप्त भी अंकित है, समुद्रगुप्त भी अंकित है, गुप्त, राजा समुद्रगुप्त भी अंकित है, राजा समुद्रगुप्त। ये चीज आपको किस सिक्के पर राजा समुद्रगुप्त अंकित है, वो अश्वमेध प्रकार का जो सिक्का है उसके ऊपर ये अंकित है। अगला जो सिक्का है व्याघ्रा निहांत है, वो इस प्रकार का जो व्याघ्र निहांत सिक्का, इस पे इसके मकर वाहिनी गंगा, मकर वाहिनी गंगा की आकृति कौन से सिक्कों पर है पूछ लेगा। और उसके साथ है गंगा, इससे क्या होता है कि कौन से ये सिक्के कौन सी क्या पुष्टि करते हैं, गंगा विजय की पुष्टि करते हैं, गंगा विजय की पुष्टि करते हैं, की पुष्टि, गंगा विजय की पुष्टि
किन सिक्कों से होती है? व्याघ्र निहत जो सिक्के हैं उनसे होती है। और इसका जो उपाधि है वो कौन सी है? वो है व्याघ्र पराक्रम उपाधि। और व्याघ्र पराक्रम, और इनके ऊपर भी राजा समुद्रगुप्त, दो तरह के सिक्कों पर समुद्रगुप्त का जिक्र आता है, व्याघ्र पराक्रम और अश्वमेध जो सिक्के हैं उनके ऊपर। अब अगला जो सिक्का है वीणा वादना, जो ये वाला जो सिक्का है वीणा वादना वाला, इस पे क्या है? वीणा वादन, इसमें ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। एचपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था। ये वीणा बजाता था, वीणा प्रेमी कहते हैं वीणा वादन। ठीक है, ये छठी प्रकार का सिक्का है। एक तो इसमें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, वीणा बजाते हुए राजा क्या करती? वीणा बजाते हुए राजा क्या करती? एक तो मिलते वीणा कौन बजाता था? एक समुद्रगुप्त अच्छी बजाता था, एक बाद में औरंगजेब बजाता है। ठीक है ना, वीणा बजाता था औरंगजेब भी, इसको ध्यान में रखना, अटैच कर लेना दोनों को, समुद्रगुप्त और हमारा औरंगजेब जो बाद में है। और जो इनकी उपाधि थी, इन सिक्कों पर उपाधि क्या है? महाराजा धीराज। कौन सी उपाधि है? महाराजा धीराज की उपाधि इसमें है। और उनके साथ नारद व तंबरू, नारद व तंबरू, ये दो गायकार हैं, उनके साथ तुम बरू के साथ समतुल्य किया गया है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि किसके समतुल्य किया गया है। और एक और समुद्रगुप्त के सिक्के, समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं उसके सिक्कों पर, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर जो ऐश्वर्य की देवी है, ऐश्वर्य की जो देवी है, उस देवी, कौन सी ऐश्वर्य की जो देवी है? अर्धाक्षो, अर्धाक्षो सो का अंकन मिलता है, का अंकन मिलता है। ये चीज आपने, अर्धाक्षो जो ऐश्वर्य की देवी मानी जाती है, उसका अंकन किस शासक के सिक्कों पर मिलता है? वो मिलता है किसके ऊपर मिलता है? वो मिलता है समुद्रगुप्त के सिक्कों पर। ठीक है, ये हमारे थे समुद्रगुप्त। अब जो समुद्रगुप्त है, इसके बाद जो चैप्टर होता है क्लोज समुद्रगुप्त का, उसके बाद एक नई कहानी आती है। वो नई कहानी क्या है? वो नई कहानी है रामगुप्त की। रामगुप्त का जो चैप्टर है वो बड़ा ही रोचक है। ये माना जाता है कि जो रामगुप्त हैं वो समुद्रगुप्त के बाद शासक बनते हैं, समुद्रगुप्त के बाद गद्दी पर, मतलब 375 में गद्दी पर बैठते हैं एडी। अब होता क्या है, इसी समय शक आक्रमण कर देते हैं, अब ये निकलता है कायर, ये कायर निकलता, कायरता दिखाता है और अपनी पत्नी, जो इनकी पत्नी थी, वो कहते हैं कि बहुत ध्रुव देवी जो थी इनकी जो पत्नी है, जो वो क्या करती हैं, वो माना जाता है कि ध्रुव देवी हैं जो, वो बहुत सुंदर थी। जो देवी हैं बहुत सुंदर औरत है ये। अब कहानी क्या होती है, जब ये संघ इनके ऊपर आक्रमण करते हैं, ये कायरता दिखाता है और जो संघ जो शासक है उसको कहता है कि मैं अपनी पत्नी आपको सौंप देता हूं और आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, मतलब मेरे राज्य को छोड़ दो। मतलब इसके अवैध में अपने राज्य को वो बचाने का प्रयास करता है। एक जो नाटक जो लिखा गया, वो नाटक लिखा गया देवी चंद्रगुप्तम, जो नाटक लिखा गया बाद में विशाख दत्त के द्वारा, उसमें ये सारी स्टोरी सजाई गई है। देवी चंद्रगुप्तम, इसके ऊपर नाटक लिखा गया है।
देवी चंद्रगुप्तम। किसका नाटक है? ये विशाख दत्त का नाटक है। किसका नाटक है? विशाख दत्त का नाटक है, जिसमें सारी, और अब देखो, अब इसमें एंट्री किसकी होती है? ये सौंपने का प्रयास करता है, लेकिन रामगुप्त का छोटा भाई है, वो कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। अब वो क्या करता है? चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करता है? वो ध्रुव देवी की ड्रेस, ध्रुव देवी की जगह उसके शिविर में जाता है, जो जहां पर शासक है, और उसके औरत के भेष में जाता है, और वहां पर जाकर उसका कत्ल कर देता है। अब उसका कत्ल कर देता है, जिसके पश्चात और उसके बाद वो अपने भाई जो रामगुप्त हैं उनका भी कत्ल कर देता है, और इनके साथ क्या कर लेता है? शादी कर लेता है। शादी इनकी हो जाती है, और उसी की ये सारा चैप्टर क्लोज होता है। 375 में शासक बनता है, कौन बन जाता है? अब इसको रामगुप्त की स्टोरी समाप्त, और यहां पर आ जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो 375 से 415 तक शासन करता है। ठीक है, ये देखो। अब इसमें हमें क्या याद रखना है कि ध्रुव देवी जो विशाख दत्त है, देवी चंद्रगुप्तम, वो यहाँ रामगुप्त वाली स्टोरी से वो नाटक निकलता है। इतना शकों का आक्रमण इसके ऊपर होता है। अब ये क्या करते हैं? अब चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठ जाता है, और जो इसकी जो उपाधि है वो बड़ी खतरनाक है। इसकी जो उपाधि है वो, इनको जो सांची लेख है, उसे सांची लेख में इनको क्या कहा गया है? सांची जो लेख है इनमें, उसको देवगुप्त, इनको सांची लेख में क्या कहा गया है? वो इनको देवगुप्त, देवगुप्त नहीं, देवराज। देवराज कहां पर कहा गया है? सांची लेख में इनको देवराज कहा गया है। अब इनको उसके बाद इनको देवगुप्त की भी उपाधि थी। देवगुप्त, इनकी उपाधि देवगुप्त की भी थी। उसके पश्चात इनकी जो और उपाधि है, और वो कहाँ मिलती है? जो प्रवरसेन जो शासक हैं, उनका एक लेख है चमक लेख। चमक लेख में इनकी जो उपाधि वो क्या है? देवगुप्त की है। देवगुप्त की उपाधि कहाँ से मिलती है? वो प्रवरसेन का जो चमक लेख है, उससे इसकी उपाधि देवगुप्त मिलती है। इसके अलावा जो इसकी और उपाधियां थी वो सहसांक, एक उपाधि ये थी इसकी। उसके बाद इसकी जो उपाधि थी विक्रमादित्य, इसमें विक्रमादित्य, ये सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य है। ये जो विक्रमादित्य है, ये सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य माना जाता है। सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य है कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। वो माना जाता है, वो किसे माना जाता है? वो माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। और जो पहला विक्रमादित्य की जो किसी ने उपाधि ली थी वो 57 BC में ली थी, और अभी तक 14 विक्रमादित्य हो चुके हैं। आखिरी जो विक्रमादित्य था वो था हेमू। ठीक है, हेमू, जो जिसने उपाधि कब ली थी? 1556 में, जो पानीपत के युद्ध में हार जाता है। और आखिरी आखिरी जो विक्रमादित्य की उपाधि किसके पास आई? वो हेमू के पास, 14वां था वो। और सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य कौन है? ये हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय है। इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान रखना। पहली उपाधि कब धारण की गई थी विक्रमादित्य की? 57 BC में। विक्रमादित्य मतलब अथाह विजय प्राप्त करने वाला। और उसके बाद हमारी जो आती है वो है, जो इसकी जो सबसे प्रसिद्ध उपाधि थी वो कौन सी थी? इसकी चंद्रगुप्त की जो सबसे प्रसिद्ध उपाधि थी वो परम भागवत थी। सबसे प्रसिद्ध उपाधि वो कौन थी? परम भागवत। मतलब ये भागवत धर्म को मानता था। अब देखो, जैसे अशोक की है सबसे प्रसिद्ध उपाधि कौन सी है? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी जो वो उसकी सबसे उपाधि है, ये प्रसिद्ध उपाधि है, ये ध्यान रखना है। और जो चंद्र है वो कहां पर इसका नाम मिलता है? चंद्र, केवल चंद्र, वो महरौली में, महरौली जो
मेहरौली जो लेक है, जब कुतुब मीनार के पास जाओगे तो एक पिलर वहां पर लगाया गया है कुतुब मीनार के सामने, मेहरौली लेक उसमें लिखा हुआ है, उसमें इसकी जो उपाधि मिलती है वो, इसका नाम जो जिक्र मिलता है वो चंद्र लेक से ही मिलता है। उसके बाद इसकी जो अन्य उपाधियां हैं आप किताब देख सकते हैं, तो इसी दो उपाधियों में हमारा काफी समय निकल जाएगा। अब इसकी यही मेनली उपाधि पूछी जाती हैं। अब इसके समय को इसके द्वारा, इसके प्रयासों से ही ये कहा जाता है कि जो श्रवण युग आया वो इसी के समय आया, श्रवण युग आया, ये माना जाता है। इसके समय गुप्त काल की गुप्त साम्राज्य ने ओवरऑल डेवलपमेंट की, ये ऐसा इस समय माना जाता है। इसकी बड़ी भूमिका थी। और उसके बाद इसके जो इसने अपना क्या किया, अपने को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने आप को मजबूत किया। सबसे पहले नागवंश के साथ इसने अपने वैवाहिक संबंध बनाए। नागवंश किसके साथ इसने अपने संबंध बनाए? नागवंश के जो शासक हैं कुबेर नागवंश की जो राजकुमारी थी कुबेर नाग से विवाह किया। कुबेर नाग से इसने विवाह किया, जिससे कौन पैदा हुई? प्रभावती। कुबेर नाग से कौन सी लड़की पैदा हुई? प्रभावती इनको पैदा हुई। अब इसने दूसरा वाकाटक वंश से दूसरा वैवाहिक संबंध किससे बनाई? वाकाटक वंश एक कौन सा था? एक ब्राह्मण वंश था ये, इसलिए इनको ब्राह्मण भी कहा गया, ब्राह्मण वंश था ये। इससे क्या हुआ, जो प्रवरसेन इसमें जो शासक है अपनी पुत्री का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से किया। द्वितीय से अपनी पुत्री कौन सी इनकी? ये प्रभावती का विवाह किसके साथ कर दिया? वाकाटक वंश के जो रुद्रसेन द्वितीय हैं उनके साथ इनका विवाह कर दिया वैवाहिक संबंधों से। ये वाकाटकों और इन्होंने गुप्तों ने मिलकर ही शंकों का सफाया किया, ऐसा माना जाता है। इनके आप दोनों शक्तियों ने ही मिलकर शंकों का उन्मूलन किया। और इस जब इन्होंने शंख विजय की, वाकाटक ने और इन्होंने जब शंख विजय की, उसी के शंख विजय के उपलक्ष्य में ही चांदी के सिक्के जारी किए। अब इसके पश्चात हमारा जो है, इसने चांदी के जो सिक्के जारी किए, उनमें इसके बाद जो अगला जो इसके संबंध हैं वो किसके साथ आते हैं? कदम वंश के साथ इसके वैवाहिक संबंधों का जो हमें जिक्र मिलता है। कदम जो वंश है उसके साथ इसके पता चलता है कि इनके साथ तालगुड अभिलेख से पता चलता है कि इनके साथ भी अपनी पुत्रियों के इन्होंने विवाह किए। अभिलेख से पता चलता है इनके साथ इनके वैवाहिक से पता चलता है। ठीक है, इसे कदम वंश से इनके क्या थे? इनके वैवाहिक संबंध थे, ऐसा पता चलता है। इसके पश्चात हमारा जो है, इसकी जो विजय है, ये कहा जाता है कि शंख विजय, उज्जैनी के अंतिम शासक रुद्रसेन सिंह तृतीय को 409 में पराजित किया। जो शंख विजय कब प्राप्त की थी? 409 में। और किसको हराया? वो हराया रुद्र सिंह तृतीय को हराया। ठीक है, अब उसके जो सिक्के निकाले वो व्याघ्र टाइप के थे। जो व्याघ्र टाइप के जो सिक्के निकाले, कौन से सिक्के थे? व्याघ्र, इस चांदी के सिक्के होते थे प्रकार के सिक्के। कब निकाले? शंखों को 409 में पराजित करने के बाद। किसको हराया? रुद्र सिंह तृतीय को हराया।
ये आज का हमारा लेक्चर था। इससे हम अगले जो लेक्चर में हम बात करेंगे वो कंटिन्यू बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, इसके बारे में काफी रहता है। तो थैंक यू।